हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर्स देख लिया आप? पिछले लेक्चर में काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है। हम वेक्टर चैप्टर जो है उसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, और आखिरी में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में क्या बताया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनिट वेक्टर, है ना? तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यस, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना होता है? 1 होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, इस सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। 2D और 3D में डिफरेंस क्या है? 2D में दोनों एक्सिस लेते हैं, 3D में तीनों एक्सिस लेते हैं। वो तीनों एक्सिस कैसे होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे होते हैं? ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में लर्न कर लिए होंगे। आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 लर्न अगर कर चुके हैं तो आप लेक्चर नंबर 4 अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने नहीं किया होगा तो फटाफट जो है पिछला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आज की इस क्लास में हम शुरू कर देंगे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास क्या बोला था? एडिशन करने को कुछ रूल्स रहता है, रूल्स आपको सीखना पड़ेगा ना। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो आपके सामने है, उसका नाम है ट्रायंगल रूल। वैसे मैं आपको 3 रूल्स बताया था, है ना? एक ट्रायंगल रूल, एक पैरेललोग्राम रूल और एक पॉलीगन रूल। तो हम शुरू कर देते हैं ट्रायंगल रूल के बारे में डिस्कशन। ओके, चलिए कोई बात नहीं। इस रूल का मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को वाइजली ध्यान देना, केयरफुली ध्यान देना। ट्रायंगल रूल का स्टेटमेंट क्या है यहां पे लिखो। यस, इफ टू वेक्टर्स, जैसे कि ट्रायंगल रूल के द्वारा 2 वेक्टर को ऐड किया जाता है, हाँ? वो भी ध्यान में रखिए। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if 2 vectors are represented by two sides of a triangle, if 2 vectors are represented by 2 sides of a triangle in same order, ये क्या है, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको ध्यान में रखो। in same order, represented by 2 sides of a triangle in same order, then their resultant, क्या रिजल्टेंट का मतलब क्या है? जैसे कि आप 2 वेक्टर को ऐड कर दोगे ना तो आपको एक न्यू वेक्टर मिलेगा, हम इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। सो देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय third side of triangle in opposite क्या ऑर्डर? वहां सेम ऑर्डर लिखा और यहाँ अपोजिट ऑर्डर लिखा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन किया उसको ध्यान दीजिए। एक बार ये स्टेटमेंट को तो देखिए, ट्रायंगल रूल का स्टेटमेंट क्या है ना? देखो यहां पे क्या लिखा है? इफ 2 वेक्टर्स, देखो अच्छे से शुरू कर देते हैं। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then the resultant is represented by third side of triangle in opposite order. आप बोलोगे यार सेम ऑर्डर क्या है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं। सेम ऑर्डर जो है ना उसको सेम डायरेक्शन सोच लेते हैं, सेम ऑर्डर को सेम डायरेक्शन सोच लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो जैसे कि मैं ये एक वेक्टर लिखा और ये एक वेक्टर लिखा, है ना? क्या ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना? ये क्या है? क्या इससे ट्रायंगल बनेगा? अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ना। तो जैसे कि मुझे अगर एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा? तो थोड़ा सा बी को उधर कर दूंगा, बी का डायरेक्शन अलग कर दूंगा, ठीक है ना? सोचिए यहां पे क्या है, ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या सेम है? नहीं है, नहीं है। ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन कैसे सेम हो सकता है? ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन आर डिफरेंट, पर वो दोनों सेम ऑर्डर में है। डायरेक्शन डिफरेंट है
पर ये दोनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर में होना समझ पा रहे हो? जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ए वेक्टर का हेड को ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है। जब हेड का टेल हेड टेल कॉम्बिनेशन आएगा, हेड से टेल मिलेगा, हम इसको क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। समझ पा रहे हैं? ऐसे मैं कितने भी वेक्टर ले सकता हूं। सो सेम ऑर्डर का मतलब है कि हेड टेल कॉम्बिनेशन होना, एक वेक्टर का हेड से दूसरे का टेल मिलना चाहिए, है ना। जैसे मैं एक कई सारे वेक्टर्स ले सकता हूं, मैं नंबर ऑफ वेक्टर्स भी ले सकता हूं। देखिए जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या ये सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? नहीं। इसलिए बेटा आगे ध्यान में रखना, सेम ऑर्डर को कभी भी सेम डायरेक्शन मत सोचना। ए का डायरेक्शन देखो, ए का डायरेक्शन उस तरफ है, बी का डायरेक्शन उस तरफ है, सी का डायरेक्शन इस तरफ है, डी वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना। तो सेम ऑर्डर और सेम डायरेक्शन को एक जैसे मत सोचना। तो यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब ना सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर समझ पा रहे हो? आपको दिख रहा है? यस, हेड टेल कॉम्बिनेशन। ए का हेड को बी का टेल मिला हुआ है, बी का हेड को सी का टेल मिला हुआ है, सी का हेड से डी का टेल मिला हुआ है। तो ऐसे जब हेड टेल कॉम्बिनेशन आएगा ना, हम इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर। तो फिर अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सेम ऑर्डर। फिर बाद में क्या लिखा? अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब है हेड से हेड मिलना। अगर मैं इस पॉलीगन को क्लोज कर देता हूं, देखो आप इस पॉलीगन को क्लोज कर दिया, तो जिस वेक्टर में क्लोज किया वो वेक्टर, ये सब जो वेक्टर थे ए बी सी डी वेक्टर थे, उनका ना अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ए बी सी डी एक ऑर्डर में है और इसका नाम कुछ तो दे देता, आर दे देता। अब आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी सेम ऑर्डर में है और आर कैसा? अपोजिट ऑर्डर में। दिख रहा है आपको? यस, क्योंकि आर का हेड डी का हेड से मिला हुआ ना। जब हेड से हेड मिलेगा तो हम कौन सा ऑर्डर बोलेंगे? अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यस। तो ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, बी का हेड से सी का टेल मिला हुआ है, हेड टेल। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बट आखिर में क्या दिखा? हेड हेड कॉम्बिनेशन दिखा। तो ए बी सी डी क्या है? सेम ऑर्डर में है। आर क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये सेम ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग है। यस। सो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी एंड डी आर इन सेम ऑर्डर। समझ पा रहे हो? सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? हेड हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड से टेल मिला हुआ है तो क्या होगा? सेम ऑर्डर। जबकि आखिर में जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर ये जो है ना, इज इन अपोजिट ऑर्डर। ये अपोजिट ऑर्डर बोला जाएगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? जब आर वेक्टर को हमने ड्रॉ किया तो वहां पे हेड हेड कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे। उस बात को ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं। सो अभी हम वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। सो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हेड टेल ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो सेम ऑर्डर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं। अब इस स्टेटमेंट के लिए हम पॉलीगन तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि रूल कौन सा हम पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल रूल पढ़ रहे हैं। तो हम काम तो वैसे ही करना पड़ेगा पर हमें ट्रायंगल बना के करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। बस मैं आपको सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर समझाने के लिए ये सारी चीजें बताया। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना, नोट करना जरूरी है। इसको मैं मिटा देता हूं। आपको सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर होपफुली समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है, अब हम ट्रायंगल के पास चलते हैं। क्या है? इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टेटमेंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं, है ना। सो देखो बेटा, ये ना मैंने अभी इसको ले लिया वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको कौन सा? वेक्टर बी मान लेते हैं। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सोचिए, यहां पे और एक छोटा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, बट उस कंसेप्ट मैंने पिछले क्लास बताया था। पिछले मतलब शायद मैं लेक्चर नंबर 2 में बताया था। क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे कि स्टेटमेंट पे क्या दिख रहा है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। क्या आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर में दिख रहा है? दिख रहा है, यस। क्योंकि
ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, ए का हेड से बी का टेल मिल गया तो कौन सा ऑर्डर हो गया? सेम ऑर्डर हो गया। फिर क्या लिखा है? देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब क्या? व्हाट इज रिजल्टेंट? देखो बेटा, जब आप दो वेक्टर को ऐड कर दोगे ना, जैसे कि आपने बी को ए को बी में ऐड कर दिया, तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो न्यू वेक्टर आएगा। वो जो न्यू वेक्टर आएगा हम इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि आप दो फोर्स को ऐड कर दोगे पापा मम्मी वाला, तो एक न्यू फोर्स आ गया क्या? नहीं, वैसे ही है। सो ए बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ गया। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या करेगा? ट्रायंगल को क्लोज करेगा। ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है ना उसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। बट कैसे रिप्रेजेंट होगा? सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर? रूल बता रहा है, मैथमेटिशियन बता रहे हैं, जो मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट है वो बता रहे हैं कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। सो अपोजिट ऑर्डर मतलब ये देखो, ये है रिजल्टेंट, ये ट्रायंगल को क्लोज कर रहा है, बट ट्रायंगल को उसी ऑर्डर में क्लोज ना करके ये अपोजिट ऑर्डर में क्लोज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, और यही है ट्रायंगल रूल। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। दैट मींस ट्रायंगल रूल के द्वारा हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो, और जिस दो वेक्टर को ऐड करेंगे वो दोनों सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। हमेशा ध्यान में रखिए, जिनको ऐड करेंगे वो सेम ऑर्डर में होना जरूरी है, उनका हेड टेल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट वो ऐड होने से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा ट्रायंगल को अपोजिट ऑर्डर में क्लोज करेगा। दैट मींस ये जिस ऑर्डर में है ये इसका उल्टा ऑर्डर में क्लोज कर रहे हैं। ये एक सेंस आपको आ रहा है क्या? नहीं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो ये कैसा क्लॉकवाइज सेंस में क्लोज कर रहा है ना? ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट हो रहे हैं और ये क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट हो रहा है, और ट्रायंगल को क्लोज कर दिया है, वो है रिजल्टेंट। ये वेक्टर का रूल है। एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है बचपन में या अभी स्कूल में आपने क्या पढ़ रहे हैं। स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, स्कूल में बच्चों को ज्योमेट्री में ये पढ़ाया जाता है कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड को ऐड करने से क्या होता है? दो साइड को ऐड करने से वो तीसरे साइड से क्या होता है? ज्यादा होता है। कभी कभी बच्चे ही मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ता है। ओके, सपोज ये एक ट्रायंगल है जो स्कूल में आप बनाते हैं। स्कूल में आप ऐसा ट्रायंगल बनाते हो ना? यस। ये साइड का लेंथ ए ले लिया, इसका लेंथ बी ले लिया, इसका लेंथ सी ले लिया। तो थ्योरम आपने क्या पढ़ा स्कूल में? आपने थ्योरम ये पढ़ा कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। पढ़ा है या नहीं? यस, ये जरूर पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करेंगे ना तो तीसरे साइड से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल ग्रेटर देन का है। उस बात को लेके बच्चा अब कंफ्यूज होता है। जब वो स्कूल में इस चीज को सीखता है और फाउंडेशन क्लास में इसको सीखता है तो वो लिंक करता है। कई बार बच्चे लिंक करते हैं, और लिंक करना बहुत जरूरी है। यही तो पढ़ाई का मेथड है, यही तो पढ़ाई का मेथड है। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी सही है, जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी सही है, बड़ा उसको लिंक कीजिए। तो स्कूल टीचर आपको ए प्लस बी ग्रेटर देन सी बताए हैं, और अभी मैं आपको आर वेक्टर मतलब एक साइड को इक्वल करके दिखा रहा हूं, तो कंफ्यूजन तो होगा ना आपको, हो रहा है क्या नहीं? हाँ, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? ए को बी में ऐड कर रहा हूं और आर से इक्वल कर रहा हूं। दैट मींस दो साइड को ऐड कर रहा हूं, और जो तीसरा साइड उसे इक्वल कर रहा हूं, जबकि स्कूल में इक्वालिटी सिंबल नहीं था। देखो बेटा, इसमें डिफरेंस क्या है मालूम? जो कुछ आपने स्कूल में किए हैं, वो जो ट्रायंगल आपने बनाया था स्कूल में, जो ट्रायंगल बनाया था वो कोई वेक्टर ट्रायंगल नहीं था, वो कोई वेक्टर ट्रायंगल नहीं था। ये कोई वेक्टर ट्रायंगल नहीं है। यहां पे कोई डायरेक्शन था क्या? नहीं है। ये स्केलर ट्रायंगल है, ये वेक्टर ट्रायंगल नहीं है। आज हम जो बात कर रहे हैं एक वेक्टर ट्रायंगल है। इसमें सारे साइड्स एक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां क्या था? सारे साइड्स एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बेटा, लाइन और वेक्टर में बहुत डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन को इंक्लूड करते हुए ये रूल्स, ये लॉज बनाया गया है, मैथमेटिशियन ने लॉज बनाए हैं, और ये नेचर में, सराउंडिंग में सक्सेसफुली प्रैक्टिकली सेटिस्फाई हो रहा है, तभी तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम क्यों इस मैथ को एक्सेप्ट किए? बिकॉज इस मैथ को यूज करके हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और सही ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसलिए हम इस रूल को एक्सेप्ट किए। तो कंफ्यूज मत होना। स्कूल में जो था वो कौन सा? सिंपल ट्रायंगल था, उसमें लाइन को लेकर ट्रायंगल था, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हुए ये एक्सप्रेशन बनाया गया है। दैट मींस ये एक वेक्टर इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं सो ये ना एक वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो ये राइट है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो राइट है। खाली
रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होना जरूरी है, उस बात को ध्यान में रखिए। पर ये तो स्केलर एक्सप्रेशन है ना। यस, चलिए, वो जो कंफ्यूजन उस बच्चे को था वो भी मैंने दूर कर दिया। सो ये था डेफिनेशन, बस ये था डेफिनेशन किसका, ट्रायंगल रूल का डेफिनेशन था। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने बीच में क्या बोला कि लेक्चर नंबर 2 में, शायद लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था। वो क्या था मालूम? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या? एंगल, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे मापेंगे। तो मैंने क्या बोला था जब मैंने बता रहा था कि हाउ टू डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम कैसे डिफाइन किए थे। मैं ही आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। ये देखो ए वेक्टर, ये देखो बी वेक्टर। आपको क्या लगता है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा, मैं अगर इसको थीटा लिखूं, लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं इसको थीटा डिफाइन कर लिया। ओके बेटा बताओ, वो जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, क्या वो अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा? क्या ये थीटा होगा, ये थीटा होगा? अंदर वाला थीटा होगा, ये बाहर वाला थीटा होगा? कौन सा थीटा होगा? कई बार बच्चे बोल देते हैं कि ये थीटा होगा, कई बार बच्चे बोलते हैं ये थीटा होगा। नहीं बेटा, गलत कर दिया आपने, ये थीटा नहीं होगा। गलत कर दिया, ये सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ये थीटा नहीं है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया था ना लेक्चर नंबर 2 में, इसलिए बोल रहा हूं कि लेक्चर को अच्छे से समझिए। दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैसे मापते हैं, क्या बोला गया था? क्या हेड टेल जब मिलते हैं तब एंगल डिटरमाइन होता है? हेड टेल बोला था या टेल टेल बोला था? क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि जब आप एंगल निकालते हो तो टेल से टेल मिलना चाहिए, यहां तो हेड से टेल मिला है, तो आप एंगल कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढ पाओगे? अगर आप एंगल ढूंढना चाहते हो तो आप टेल से टेल मिलाना जरूरी है ना। तो इसलिए वापस उस कंसेप्ट पे चलते हैं। इसको तो आप लिख लीजिए। सो थोड़ा एंगल को लेके थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। देखिए बेटा, सो अगर यहाँ पे ए वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, देन हाउ कुड वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? ये तो हेड से टेल मिला है, तो हम टेल से टेल कैसे मिलाएंगे? वैसे भी आपको समझ में आता होगा, ये जो ए वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन इस तरफ है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is determined between their directions। जो उनके डायरेक्शंस है ना, उनके बीच हम एंगल माप सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। बिटवीन देयर डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन ए का डायरेक्शन किस तरफ है? ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है? आपको दिख रहा है ये क्या है? ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ये ए का डायरेक्शन है। और ये किसका डायरेक्शन है? बी का डायरेक्शन। देखो बेटा, ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। मैंने आपको क्या बोला था? दोनों डायरेक्शन के बीच एंगल मापना। सो इसको रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ये ना ए का डायरेक्शन है और ये कौन सा? बी का डायरेक्शन है। तो अगर ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, सो वी हैव टू कंसीडर एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। तभी आपको बोला गया था ना टेल से टेल मिलाओ। तो क्यों बोला था टेल से टेल मिलाओ? क्योंकि आप अगर इस वेक्टर को ना आगे शिफ्ट कर दीजिए, है ना, इस एक्चुअली आप ऐसे कर सकते हैं। आप ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास बोला भी था, उसका नाम क्या है? वेक्टर को क्या करना? ट्रांसलेट करना। वेक्टर ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज वेक्टर ट्रांसलेशन? वेक्टर ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि वेक्टर को आगे ट्रांसलेट कर दीजिए। मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसके डायरेक्शन सेम रहेगा, बस इसको आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप ए वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। ये बी वेक्टर जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है और ए को आगे ट्रांसलेट कर दिया, तो ए कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब क्या हुआ देखो,
अब यहाँ पे ए का टेल से बी का टेल मिल गया, तो टेल से टेल मिल गया, जब टेल से टेल मिल गया तो दो डायरेक्शन आ गए, दो डायरेक्शन आ गए, तो दोनों डायरेक्शन के बीच जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा? थीटा, है ना। तो वापस इस डायग्राम में देखिए, सो थीटा कौन सा एंगल, अब आप बता सकते हैं थीटा कौन सा एंगल है? यस, जो बाहर वाला एंगल है वो थीटा होगा इस यहां पे। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये एंगल क्या है? थीटा है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होना कि वेक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिटरमाइंड बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। अगर ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है तो दोनों डायरेक्शन के बीच एंगल, दैट मींस ये होगा थीटा। हाँ, ये नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, राइट साइड थीटा होगा। ये करेक्ट है, इस साइड करेक्ट है, इस साइड रॉन्ग है, लेना। और टेल से टेल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? हम वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब ए को आगे ट्रांसलेट कर देना, तो टेल से टेल मिल जाएगा। बस उसको समझने का तरीका है कि अगर हम ए को आगे ट्रांसलेट कर लेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो वही तो होगा ना एंगल। चलो कोई बात नहीं, अभी हम वापस उस ट्रायंगल में चलते हैं। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास बताया था। सो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, आपको एंगल हमेशा डायरेक्शन के बीच लेना चाहिए। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है, देखो ये है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, समझा? ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, सो दोनों डायरेक्शन के बीच एंगल कौन सा आएगा? थीटा। सो ये है थीटा, मींस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो अंदर वाला एंगल बिल्कुल ट्रीट नहीं होगा, ए और बी के बीच में एंगल के हिसाब से वो ट्रीट होगा ही नहीं, बाहर वाला एंगल ही होगा, समझा? चलिए, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। सो ट्रायंगल रूल क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं, समझ में आया? यस। सो थोड़ा सा ये जो वेक्टर ट्रांसलेशन बोला ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा वेक्टर ट्रांसलेशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, है? तब तक इसको मिटा लेता हूं। ये जो वेक्टर ट्रांसलेशन है वो क्या है? वेक्टर ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल है, उसके नाम से हिसाब से बहुत ही सिंपल है। ये देखो ना, ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर। अगर आप इसको वेक्टर मानते हैं, ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है, ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, जो एरो का लेंथ है। जब मैं ट्रांसलेट करूंगा, ट्रांसलेशन करने से वेक्टर को कुछ नहीं होगा, ना उसका डायरेक्शन बदलेगा, ना उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि देखो ना, मैं ना इसको ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, तो क्या मैं इसका डायरेक्शन बदल रहा हूं? क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं? नहीं नहीं, ना डायरेक्शन बदल रहा है, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। सो दैट मीन्स अगर ये एक वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे ना, तो आप इसको ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप इसका डायरेक्शन भी बदल नहीं रहे और आप इसका मैग्नीट्यूड भी बदल नहीं रहे हो। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, हम इसको वेक्टर ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। ये भी वेक्टर है, ये वही भी वेक्टर है। देखो ना इसका डायरेक्शन बदला, ना उसका मैग्नीट्यूड बदला। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसलेशन। मैं यहां पे बी को ट्रांसलेट किया और वहां पे ए को ट्रांसलेट किया। देखा आपने? आप किसी को भी ट्रांसलेट कर सकते हो ना। जैसे कि कोई बोलेगा बी को पीछे ट्रांसलेट कर लूंगा, जैसे मैं ए को आगे ट्रांसलेट किया, तो आप बी को पीछे ट्रांसलेट कर लोगे, तो डायग्राम तो ऐसे बनेगा ना। ट्रांसलेशन के बाद हमेशा डायग्राम ऐसे बनेगा, आप समझे? सो जैसे हमने ए को आगे ट्रांसलेट कर दिया था, वैसे बी को पीछे भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। बी यहां था, इसको पीछे ट्रांसलेट कर दो, तो भी तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो ट्रांसलेशन में ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना डायरेक्शन बदलेगा। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? नोट डाउन कीजिए। अभी वापस इस डायग्राम में चलते हैं। ये हमारा सेंट्रल अट्रैक्शन है, ये आपका सेंट्रल अट्रैक्शन है। ट्रायंगल रूल यहां है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे कि बाहर क्यों लिया, उसके लिए सारी कहानी सिखा रहा हूं। ये सारी कहानी क्यों बताया? क्योंकि आपको हमेशा डायरेक्शन देखना चाहिए। ए का डायरेक्शन किस तरफ है और बी का डायरेक्शन किस तरफ है, रिपीटेडली बता रहा हूं। ये ए का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या? बी वेक्टर। उनके बीच जो एंगल आया, ये थीटा है। सो एंगल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बिटवीन टू डायरेक्शंस। लेंथ को मत देखो, डायरेक्शन देखो। लेंथ को मत देखो, डायरेक्शन को देखो। ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, तो ये होगा एंगल। ओके बेटा,
चलेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें अभी अभी जो है हम यहाँ पे ट्रायंगल रूल को डिफाइन कर चुके हैं, ट्रायंगल बना भी चुके हैं। अभी हमें आगे प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो, हमें ना ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करना पड़ेगा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपको चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए का मतलब क्या है? वो वेक्टर है, वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे डिटरमाइन करें? मैग्नीट्यूड के लिए मैंने एक सिंबल बताया था। कौन सा सिंबल? ये सिंबल का नाम क्या है? मॉड। सिंबल का नाम क्या है? मॉडुलस। ये सिंबल ऑपरेट होने से क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन चला जाता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? एरो का लेंथ। दैट मींस ये जो एरो है ना, इसका लेंथ चाहिए आपको। रिजल्टेंट वेक्टर वाला एरो का लेंथ चाहिए। कैसे लेंथ आएगा? कैसा आएगा? यस, आप स्कूल वाला ज्योमेट्री यूज कीजिए, आपका आराम से आ जाएगा। ओके, सो ये हमें डिटरमाइन करना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या करेंगे? कुछ आइडिया है क्या आपके पास? कैसे आप ये लेंथ निकालोगे? कैसे निकालेंगे हम? चलिए कुछ सोचते हैं उसके बारे में। देखो, ए वेक्टर, ये साइड बी वेक्टर, ये साइड आर वेक्टर, हमें ना कुछ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हम वो कंस्ट्रक्शन कर लें, जैसे कि मैं ना यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो आप, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आपका काम आसान हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो ये साइड कौन सा? बी है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर कैसे लगाएंगे? हमें तो ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता है और ये साइड भी नहीं पता है। तो कैसे आप अप्लाई करोगे? सबसे पहले आपके साइड एक काम करते हैं, ये साइड को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x, y और y निकल गया ना, तो आप क्या करोगे? ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, तो हमको रिजल्टेंट आ जाएगा। सो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, उसका हाइट कौन है? y है। उसका बेस कौन है? a प्लस x है, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? a है। a तो यहां तक है ना, और x यहां से यहां तक, ये x है। तो पूरा बड़ा ट्रायंगल का बेस कौन सा आएगा? a प्लस x आएगा, आएगा ना? यस। सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने सही लिखा? देखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर। ये तो पढ़ेगा आप पाइथागोरस थ्योरम। तो ये a है, ये x है, तो टोटल कितना होगा? a प्लस एक्स, तभी तो वहां पे a प्लस एक्स लिखा। ओके, अब अपना काम क्या है? अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं यहाँ पे एरो क्यों हटा दिया? एरो क्यों बनाऊं? हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एरो किस लेते हैं? हम सिर्फ लेंथ लिखेंगे। ओके, अच्छा, x कैसे आएगा? y कैसे आएगा? कैसे आएगा? यस, आएगा। x y के लिए छोटा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, मैं वो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना, वो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया, पर आप अब देखो छोटा, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। वैसे भी थीटा छोटे में दिख रहा है। जो थीटा एंगल है ना, थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो छोटा ट्रायंगल बना रहा है। सो इस ट्रायंगल में वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा याद कीजिए। बताइए कि वो जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में साइन थीटा कितना लिखा जाए? वो ट्रायंगल में साइन थीटा कितना आएगा? थोड़ा ना मैं यहां पे लिखता हूं। यस, उस ट्रायंगल में बताइए साइन थीटा। हमने साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया था? साइन थीटा को डिफाइन किया था अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। सो साइन थीटा, थीटा का अपोजिट कौन सा है? यस, y है। हाइपोटेन्यूस कौन सा? b है। तो साइन थीटा होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अभी भी बताया था ना, अभी मतलब लास्ट क्लास बताया था ना। तो लास्ट क्लास आपको बताया था कि साइन थीटा क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब y बाय b। b वेक्टर नहीं, वेक्टर मत दो, ये साइन मत दो, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा y बाय b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो y कितना होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या मिलेगा? b साइन थीटा। देखो y मिल गया। y कितना मिला? y मिला b साइन थीटा। ऐसा ही x कैसे मिलेगा? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लोगे? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? यस, आप सही सोच रहे हो, वो है cos थीटा।
cos थीटा। cos थीटा कैसे डिफाइन किया था? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। देखो थीटा का एडजेसेंट साइड को सो y मिल गया है b sin थीटा और x मिल गया b cos थीटा। x मिल गया b cos थीटा, y मिल गया b sin थीटा। समझ में आ गया? यस। तो ये जो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उनको क्या बोला गया था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वो बार बार फिजिक्स में यूज होंगे। और sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा वो कहां डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, वहां डिफाइन करते हैं, है ना। तो sin थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। और cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। वो डेफिनेशन यूज कर हम निकाल चुके हैं। समझ में आया? यस। अगर समझ में आया तो हम क्या करेंगे, ये सबको लेके वहां पुट कर देंगे, चलेगा। चलो इसको हम सिंप्लीफिकेशन चालू कर देते हैं। आर स्क्वायर, यस, क्या करूं? क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको यूज कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको खोल के ऐसा लिख दिया। यस। अब हमें x भी मिल गया है और y भी मिल गया है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x मिल गया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके y मिल गया। इसको वहां पे पुट कर दीजिए। सो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ax। x कितना मिला है? x मिला है b cos थीटा। x मिला है b cos थीटा। सो b cos थीटा x का जगह लिखा प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब क्या है? जो x हमें मिला था उसका स्क्वायर, मतलब b cos थीटा का स्क्वायर। b cos थीटा का स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो? तो x स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y स्क्वायर, y कितना मिला है? b sin थीटा, है ना। तो y स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब समझ रहे हो ना कैसे कैसे मैं लिख ले रहा हूं? क्योंकि क्या हुआ है, b के साथ sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, तो y स्क्वायर करूंगा तो b का भी स्क्वायर होगा और sin का भी तो स्क्वायर होगा ना। और sin का स्क्वायर को ऐसा लिखा जाता है, sin स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा जाता है। b का स्क्वायर को b का स्क्वायर, sin का स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है। समझे? जैसे मैं x लिखा हूं तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर क्या होगा? हाँ, b का स्क्वायर फिर cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है। ओके बेटा, तो y स्क्वायर होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जैसे वहां पे लिखा गया है। इसको हम कैसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस, कुछ कॉमन जा रहा है क्या? जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हाँ, b स्क्वायर कॉमन चला गया। b स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या मिल गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास देख चुके हैं, मैंने इसको डिराइव किया था। यस, पिछले क्लास में डिराइव किया था। क्या बोला था? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। ओके, याद नहीं तो देख लो पिछला। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। इसको ध्यान में रखिए। ये कितना होता है? ये 1 होता है। इसलिए अगला स्टेप में क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, और जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है वो क्या हो गया? 1 हो गया। वो हो गया 1। तो इसलिए फाइनली आपको क्या मिला? आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं। सो 2ab cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? r स्क्वायर। r स्क्वायर। तो फाइनली आपको r मिल गया। r मिल गया। r मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो क्वेश्चन मार्क था ये हट गया है, आंसर निकल गया है। सो दैट मींस इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल रूल है, जो ट्रायंगल हमने एक्सप्रेस किया, ये कोई स्केलर ट्रायंगल नहीं है, वेक्टर ट्रायंगल है। उसमें जो रिजल्टेंट था उसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट मींस इस एरो का लेंथ आपको मिल गया। कितना मिला? r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट आएगा ना। यस, तो ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए आखिर में हम इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, इसको ध्यान में रखिए। ओके, सो आर क्या है? सामने लिखा है आर क्या है? आर वेक्टर का मॉड है वो। यहां पे हियर आर क्या है? आर है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आर वेक्टर मतलब क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, उसका फॉर्मूला मैं डिराइव कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर दिया हूं। सो ये फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उसका क्या है, अंडर रूट है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार हम इसको यूज करेंगे। ओके, किस तरीके से डेरिवेशन हुआ आप सभी को समझ में आ गया, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे कई सारी चीजें इन्वॉल्व हुआ, छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व हुआ कि कैसे एक छोटा ट्रायंगल में हमको एक्स नहीं पता था, वाई नहीं पता था, हमने इनको कैसे पता किया, हमने साइन थीटा कॉस थीटा उनका डेफिनेशन यूज किया, उससे एक्स मिल गया, वाई मिल गया। एक्स मिल गया तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वाई मिल गया तो वाई का स्क्वायर होगा, जो कि वहां पे हमने पुट किया, सॉल्व किया, ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 आता है, उसके यूज करके डिराइव करके हमारा काम हो गया। ओके, सो फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे डिस्कशन चालू कर देंगे। ओके, यस, नोट कीजिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आ गया, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ध्यान में आ गया है ना, इस रूल का नाम क्या है, ट्रायंगल रूल। उस बात को कभी मत भूलना कि आप जिस जिस वेक्टर को ऐड करोगे वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ए और बी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थोड़ा कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है, स्पेशल केसेस, कई सारे केसेस बनाए जा सकता है ना वेक्टर को लेके। वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन है ना, सो डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा है, क्योंकि आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, है ना। सोचो, फर्स्ट केस में तो ऐसा है कि अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन राइट को है, सो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। अगर ये वेक्टर और ये बी वेक्टर है तो उनके बीच एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। सो आपको स्पेशल केस स्टडी करने से पहले आपको ये बता रहा हूं कि थीटा को देखो आप, यहां पे जो रिजल्टेंट है वो स्पेशली थीटा पे डिपेंड करता है। मैं स्पेशल केसेस बाद में लूंगा, थोड़ा हम इस पे एक नोट करके लिखना चाहिए, स्पेशल केस इसके बाद लूंगा, ये नोट आप देखो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अब छोटे छोटे बच्चे ना, इसको जानना जरूरी है। क्या है कि जो रिजल्टेंट आया ना वो थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। सो अगर थीटा बदल गया, इसका मतलब थीटा बदल जाएगा ना, तो कॉस थीटा बदल जाएगा, और कॉस थीटा बदलेगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, बदल जाएगा। उस बात को हमें लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए नोट में कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is strictly depends on angle theta between two vectors। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है जिसको हमने थीटा लिखा था उस पे डिपेंड करता है। देखो फाइनल एक्सप्रेशन में मिटा नहीं रहा हूं, आपके सामने है, देखिए थीटा बदलेगा, ये एंगल बदलेगा, थीटा बदलेगा ना, सो आर बदल जाएगा, तो स्ट्रिक्टली उस पे डिपेंडेंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थीटा मतलब एंगल क्या हो सकता है, एंगल 30, 40, 50, 90 कितने भी हो सकते हैं ना, 120, 180, थीटा कुछ भी हो सकता है। सो थीटा अगर कुछ भी हुआ तो फिर कॉस थीटा क्या होगा, एक नेचुरल क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बोलूंगा अरे कॉस थीटा तो कोई भी एंगल होगा ना, मैं बोलूंगा कॉस 30 डिग्री क्या है, कॉस 30 डिग्री क्या है, या कोई बच्चा बोलेगा कि कॉस 45 डिग्री क्या है, कोई बच्चा बोलेगा अरे सर कॉस 90 डिग्री क्या है, कोई बच्चा बोलेगा कॉस 180 डिग्री क्या है, इससे पूछेगा, वो सब जानना चाहिए ना आपको। क्या आपको मालूम है, जो ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका मैथमेटिक्स में चल रहा है वहां पे भी आपको मालूम पड़ेगा, और मैं भी थोड़ा बता दूंगा, है ना, कि एंगल बदला तो कॉस बदलेगा, ये सर वैल्यूज सेम नहीं आएंगे, ये आएगा अलग, ये अलग, ये अलग, तो एंगल बदला तो वैल्यूज बदलेगा, वैल्यूज बदला तो रिजल्टेंट बदल जाएगा, तभी तो नोट डाउन करके लिखा ना आपने।
कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्ट्रिक्टली डिपेंड्स। यस, तो फिर आप कैसे निकालोगे? अगर एंगल बदलेगा तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल वो हम बनाएंगे। ओके, बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का आइडिया देने के बाद ही मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। मैं जो यहां पे स्पेशल केस लिखा था ना, उसके बाद ही बता पाऊंगा। सो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर किसको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। सो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल ही बना लेते हैं। आप इसको सब नोट डाउन कर लेना। क्या है कि छोटे छोटे मैथ इन्वॉल्व होता ही रहेगा फिजिक्स में, छोटे छोटे मैथ इन्वॉल्व होंगे, तभी तो हम इसको सीख रहे हैं। सो अब मैं जो बनाऊंगा उसका नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अब इसको कैसे बना सकते हैं? सो वेक्टर एडिशन में उसका नीड है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये टेबल आप खुद कैसे बनाओगे, एक ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा, है ना, कुछ रटने वाली चीज नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा मालूम पड़ा? कौन सा मालूम पड़ा? बोलना मत, ये इसलिए बार बार इसको रिवाइज करो। जब आप पहले पहले सीखोगे तो भूलने के भी चांस है, इसलिए बार बार थोड़ा देखेंगे ना, रिवाइज करेंगे ना। साइन फंक्शन, यस, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन डिफाइन हुआ ना। और भी है, साइन कॉस टैन के अलावा और भी है। साइन का उल्टा को क्या बोलते हैं? कोसेक, कोसेक फंक्शन। कॉस का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? सेक। कॉस थीटा तो सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, है ना। साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट थीटा। ये सब मैथ पर डिस्कस होगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और कौन सा? टैन थीटा। कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों ले लूंगा ना तो बाकी तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको रेसिप्रोकल बोला ना तो बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलिए एक टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। और एंगल कौन सा लेना चाहोगे? कुछ कुछ एंगल हम लेंगे, सभी एंगल तो ले नहीं पाएंगे, है ना। सभी एंगल ले नहीं पाएंगे। सभी एंगल के लिए आपको एक लॉग बुक खरीदना पड़ेगा, उसमें सारे एंगल है। बता रहा हूं, थोड़ा देखो आप। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, यहां पे मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स आपको बताऊंगा जो आपको फिजिक्स में ज्यादातर यूज होगा। कुछ स्पेसिफिक एंगल बताऊंगा। वैसे एंगल कुछ भी होगा ना, आप 7 डिग्री, कोई बोलेगा साइन 7 डिग्री क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना। उसके लिए एक लॉग बुक फॉलो करना पड़ता है। लॉग बुक आप जब थोड़ा हायर स्टडी करेंगे तो आप फॉलो करना, वहां पे आपको काम में आएगा। कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, ऐसे लॉग बुक मिलता है, उसमें लिखा रहता है, तो आपको बस वैल्यूज ढूंढ के लिखना है, ऐसा है। पर अभी जो टेबल बना रहे हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक एंगल को लेके बनाएंगे। कौन सा एंगल मालूम है? पहले हम लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे। उसके बाद आप में से कोई सीखा भी होगा 45 डिग्री। उसके बाद कौन सा लोगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यस। उसके आगे बताइए कौन सा एंगल? 90 डिग्री, यस, सही सोच रहे हो। उसके आगे कौन सा एंगल? और भी एंगल ले सकते हो आप। 30, 45, 60, 90, 120 डिग्री, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ले रहा हूं। नेक्स्ट इज 135 डिग्री, 135 डिग्री, और उसके बाद 150 डिग्री, और फाइनली हम लेंगे 180 डिग्री। यहां तक सीखा तो सफिशिएंट है। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लेके हम टेबल बनाएंगे। सो कैसा है? मैंने आपको बोला ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, है ना। अभी तक बताया नहीं, अभी बता रहा हूं। देखो ट्रिक्स कैसे बताऊंगा। ये एक टेबल बन जा रहा है इस तरीके से। ट्रिक्स सोचो, ये थीटा का अलग अलग वैल्यूज लिख लिया मैंने। ट्रिक्स के हिसाब से सबसे पहले आप क्या करो, ऐसा 0, 1, 2, 3, 30, 45, ये क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
0 डिग्री रह गया है ना, तो इसको कहाँ लिखूं, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। 0 डिग्री, मैं 0 लेना भूल गया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये कौन सा है, 45 डिग्री। वही मैं सोचा कि कौन सा एंगल रहेगा, 0, 30, 45, 60, समझ रहे। उसके बाद कौन सा 90, उसके बाद 120 और एक कलम बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, 135 डिग्री और 150 डिग्री और एक कलम बना देते हैं, वो है 100 कौन सा, 80 डिग्री। अब सही हो गया, वो 0 लेना मैंने भूल गया था, कोई बात नहीं। सो 0 से ही शुरू करेंगे, 0 डिग्री से शुरू करेंगे। सो देखो टेबल प्रिपेयर हो गया, इसमें बस वैल्यूज भर देंगे हम, है ना। सोचिए कि ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देना। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या करो, अगला ट्रिक्स क्या है, सबको 4 में डिवाइड कर देने का। हाँ ओके बेटा, ऐसे करना है। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 में डिवाइड कर देंगे और सबका रूट ले लेते हैं। इसका भी रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, इसका भी रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, सबके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उससे जो वैल्यू आएगा वो साइन के वैल्यूज हो जाएगा, है साइन के हो जाएगा। जैसे कि 0 को किसी की भी डिवाइड करो 0 ही तो आएगा ना। फर्स्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, 4 का रूट कितना होता है, 2। ये कितना आएगा, 1/√2, क्योंकि 2 4 कट गया तो नीचे 2 आ गया। ये कितना आएगा, √3/2। 4/4 1 का रूट 1 आ गया। ये जो वैल्यूज आया ना, ये जो वैल्यूज आपको दिख रहा है, ये किसके वैल्यू आया, किसके, साइन का आया। दैट मीन्स साइन, ऐसे पढ़ना है इसको, साइन 0 डिग्री इज इक्वल 0, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ, यस, साइन 45 डिग्री 1/√2। अब आप टेबल को फॉलो कर सकते हो। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, इस तरीके से आया। देखो आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक बार आप साइन का बना दिया ना, आगे आप बड़े कर सकते हो। कैसे करना देखो, यहां पे 90 जो कलम है, 90 को छोड़ के अगर ये 90 वाला कलम को छुपा दूं तो आप देखो इसके लेफ्ट साइड को भी 1 2 3 4 कलम है और इसके राइट साइड को भी 1 2 3 4 कलम है। तो ये सारी चीजें ऐसे लिखते रहना। 1 को बीच में रहने दीजिए, 1 को बीचों बीच वैसे रहने देंगे। 1 के जो लेफ्ट को है वो राइट को है, फिर लेफ्ट को है, फिर राइट को है, वैसे लिखना पड़ेगा। 1 के लेफ्ट को क्या है, √3/2 है, तो अगर लेफ्ट को √3/2 है तो राइट को भी लिखेंगे √3/2। सिमिलरली लेफ्ट को क्या है, 1/√2, तो राइट को भी क्या लिखेंगे, 1/√2। लेफ्ट को क्या है, उसके बाद 1/2, यहां पे 1/2। लेफ्ट को क्या है, 0, ये 0। देखो साइन का कलम मर गया है। दैट मीन्स साइन 120 डिग्री √3/2 होगा, साइन 135 1/√2 होगा, साइन 150 हाफ होगा, साइन 180 0 होगा। ये टेबल बन गया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको इस तरीके से सिखाना पड़ रहा है ना। मैथ में तो आप डिटेल सीखोगे। ये साइन का हो गया। फिर हम चलते हैं कॉस का। एक बार साइन का बनाए तो आप कॉस का बना सकते हैं, कॉस थीटा का बना सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। कॉस के लिए हम क्या करते हैं, पहले 0 से 90 तक बना लेते हैं, है ना। तो 0 से 90 तक बनाना ईजी है। कैसे बना सकते हो पता है कैसे करोगे मालूम है। तो आप क्या करो, बस इसको क्रॉस पोजिशन करो, क्रॉस पोजिशन, लेफ्ट राइट को क्रॉस पोजीशन करना है। दैट मींस साइन का जो लेफ्ट को है, कॉस का राइट को लिखना है। इसमें भी क्या करूंगा, 0 साइन का 0 लेफ्ट को था तो कॉस का 0 राइट में लिखा, और ये 1 राइट को था, इसको लेफ्ट को ले लिया। दिख रहा है अच्छे से। तो 0 लेफ्ट में, कॉस में 0 राइट में, और साइन में 1 राइट में, तो कॉस में 1 लेफ्ट में। सो 1 को लेफ्ट को लिया, 0 को राइट को लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 कलम है, देखो ये भी वैसे ही करेंगे। √3/2 को लेफ्ट को लेंगे, है ना, और 1/2 को राइट को लेंगे, और जो बीच में है उसको बीच में उतार दो। बस इसको लेफ्ट को लिखा, इसको राइट को लिखा, और इसको बीच में नीचे उतार देना, है ना। उसको जगह नहीं तो उसको उधर ही उतार दो। ये बन गया, आप देखो कॉस का। समझा कैसे बना। सो यहाँ पे 1 लेफ्ट 0 राइट, √3/2 लेफ्ट 1/2 राइट, और इसको नीचे उतार दिया गया। ये सारे वैल्यूज किसका आ गया, कॉस का आ गया। तो ये टेबल इस तरीके से आप ध्यान में रखो ना, खुद ही बना सकते हो आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साइन में किया था वैसे ही कॉस में करना है। ये वाला कॉलम कैसा रहने दीजिए,
और जो लेफ्ट को है वो राइट को लिखना है, लेफ्ट का राइट में, लेफ्ट का राइट में ऐसे लिखना है। तो क्या लिखना चाहूंगा, अगर ये बीच में 0 है, इसके लेफ्ट को 1/2 है तो यहाँ पे क्या 1/2, उसके लेफ्ट को 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2, उसके लेफ्ट को √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, उसके लेफ्ट में 1 है और यहाँ पे 1, ऐसे लिखना पड़ेगा। बट एक छोटा चेंज है, एक छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या, कॉस में जिससे एंगल 90 एक्सीड कर गया, 90 डिग्री के आगे हम क्या बोलते हैं एंगल को, ऑब्ट्यूस एंगल। पढ़े हो ना नहीं स्कूल में, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल पढ़े हो ना, यस। 90 क्रॉस हो गया तो एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। जैसे एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, जैसे एंगल 90 क्रॉस हो जाएगा ना, तो कॉस में सारे वैल्यूज नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। दैट मीन्स ये सारे वैल्यूज मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। साइन में सारे पॉजिटिव में लिखा था, साइन में 180 डिग्री तक सारे वैल्यूज पॉजिटिव में रहते हैं। ये सारी चीजें आपको लर्न करना चाहिए। साइन में 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सारे वैल्यूज पॉजिटिव में रहते हैं, बट कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस में अगर एक्यूट एंगल है, एंगल अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव होता है, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाता है। उसको भी ध्यान में रखो। यस। और एक बार साइन हो गया, कॉस हो गया तो टैन तो हो ही जाएगा, है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, व्हाट इज टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब है, टैन थीटा मतलब है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस आप साइन को कॉस में डिवाइड कर दीजिए, आपको टैन मिल जाएगा। 0 को देखो जैसे कि 0 डिग्री है, 0 को 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 1/2 बाय √3/2, 2 कैंसिल, क्या मिला उससे आपको 1/√3 मिल गया, है ना नहीं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक देखो आप टेबल देखो कैसे बनाए जा रहे हैं। तो उसके अगला क्या मिलेगा, तो 2 कट गया तो 1/√3, ये तो सेम है तो कितना 1 आ गया, 1/√2 बाय 1/√2 कितना 1 आ गया, दिस बाय दिस कितना आ गया √3, क्योंकि 2 कट गया है, 2 को उड़ा दिया तो √3 आ गया, 1/0। अरे क्या आप कभी ये क्या 0 को 1 में डिवाइड किया तो 0 हो गया, तो 0 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। क्या स्कूल में ऐसा कुछ सीखे हो कि 1 को 0 में डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, सीखे हो आप? क्या मिलेगा, 1 को 0 में डिवाइड करेंगे, करते हैं क्या, होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसको ना नॉट डिफाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, या इस सिंबल का नाम है इन्फिनिट। इसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। किसी को भी 0 में डिवाइड करेंगे ना, किसी को भी 0 में डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट 0 को किसके साथ भी डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। जैसे कि आपके यहाँ पे 0/1 0 मिला, बट जब मैं 1 को 0 में डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या ऐसा एक सिंबल देना पड़ेगा। उस सिंबल का नाम क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या आप इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ओके, खाली 1 की 0 नहीं, समथिंग, किसी को भी 0 में डिवाइड करो, किसी को भी 0 में डिवाइड करो, क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए मैं लिख दिया, किसी को भी 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। ये चीज आप ध्यान में रखो, पता नहीं था तो ध्यान में रखो। तो इसलिए 1/0 को मैं नॉट डिफाइंड लिखा। उसके आगे क्या करेंगे, बस -√3 -1 -1/√3 और 0 हो गया कंप्लीट। तो अब आप सोचिए, मैं टेबल आपको क्यों बता रहा हूं, किस लिए बताया, ये टेबल किस लिए बताया? ये सारे जो कहानी आपको बताया जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक है उससे पीछे का लॉजिक वही है। लॉजिक है कि अभी भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। कौन सा फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर, आप सिंपली आर लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिला, आप अभी कौन सा रूल समझ रहे हैं, आप ट्रायंगल रूल समझ रहे हैं, आप वेक्टर एडिशन समझ रहे हैं। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को ऐड करने के एक रूल्स आपको बताया गया। उसमें से पहला रूल का नाम क्या है, ट्रायंगल रूल, जो आप सीख चुके हैं। तो अभी भी ट्रायंगल रूल में हम एक डेरिवेशन किया था जिसमें आर का एक्सप्रेशन क्या मिला था, a² +
बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। याद करो मैं क्यों ये सारी कहानी आपको बताया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कॉस थीटा आ गया था और कॉस थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने बताया कि थीटा अगर बदलेगा, अभी नोट में बताया ना कि थीटा अगर बदल गया तो कॉस थीटा बदल जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पे। देखो कॉस 0 डिग्री कितना है 1 है, कॉस 30 कितना है √3/2 है, दिख रहा है। कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 120 -1/2। एंगल 90 एक्सीड किया तो कॉस का नेगेटिव हो जाएगा। सो एंगल बदलेगा तो कॉस बदलेगा, कॉस बदलेगा तो रिजल्टेंट बदलेगा। दैट मींस रिजल्टेंट जो है ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है थीटा पे, एंगल पे डिपेंड करता है। और उस एंगल को अलग अलग वैल्यूज लेके मैंने आपको कॉस को डिफाइन किया, ये आपको बहुत ही काम में आएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब तो आप कंफर्म हो गए कि अगर एंगल बदल गया है, जैसे कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये क्या है थीटा है, तो ये एंगल अगर बदल गया है ना, ये बदलेगा तो कॉस थीटा बदलेगा, कॉस थीटा बदलेगा तो रिजल्टेंट बदलेगा, है ना। इसलिए तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ए दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है और आपको रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, जब भी प्रॉब्लम आएगा, तो आप एक्सप्रेशन यूज करना, प्रोवाइडेड आपके सारे एंगल पता होना चाहिए। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, चलेगा। सो अभी भी हम ट्रायंगल रूल जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है, इस पे और भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सो आप क्या कीजिए, ये सारे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, उसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टीज आ रहा है, जैसे कि आप नया नया चीजें कोई अगर सीख रहे शायद आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे जो पहले इसको सीखा होगा, शायद आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता होगा, शायद आपको वेक्टर पता होगा। जिनको पता है उनको कुछ नहीं है, उनका रिवीजन हो जा रहा है। अगर आपको पता है आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो जा रहा है, कई सारे नया चीजें मालूम पड़ रहा है। शायद आपने ये टेबल 90 डिग्री तक सीखा होगा, आज मैंने आपको 180 डिग्री तक सिखाया है ना। यस, कुछ तो आपको नया चीजें मिलता होगा। तो जिनको पता है उनको नया नया चीजें मिल रहा है, उनका रिवीजन भी हो रहा है। जिनको नहीं पता ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए। और ऐसे हो भी सकता है कि आपको कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट भी आए। ठीक है, अगर कहीं पे आपको डाउट आया तो आप इमीडिएटली हेजिटेट ना करते हुए इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको हेल्पलाइन नंबर हमेशा एसएमएस के थ्रू आ रहा है ना, उस एसएमएस पे जो नंबर है उसमें आप फोन कीजिए, फोन उठाइए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, आपके डाउट इमीडिएटली क्लियर होगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो डाउट बिल्कुल आपको रखना नहीं है, तो अच्छे से लर्न कीजिए, घर में बैठे बैठे इसको लर्न करो, इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। घर में जो है जैसे आपको बताया कि टाइम पास थोड़ा बहुत तो होगा, बट ऐसा नहीं दिन भर टाइम पास करोगे, ऐसा नहीं है ना, बार बार आपको बता रहा हूँ। यस, सो बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे मैं थोड़ा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ये ट्रायंगल रूल जो है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, इसमें वर्कआउट करेंगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला को बेस करके। तो इस पे और भी डिस्कस होगा। फिर हम पैरेललोग्राम रूल स्टडी करेंगे और पॉलीगन रूल स्टडी करेंगे। तो वेक्टर एडिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, एक अच्छे स्टूडेंट होकर बनिए और अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छा लिसनर बनिए। ठीक है, तो घर में अगर आपके पास कोई अच्छा बुक से अच्छी किताब है, उससे भी इसको लर्न करना चालू कीजिए। ओके बेटा, जैसे ही थोड़ा बहुत हम और भी आगे पढ़ाएंगे तो उसके बाद ही आपको होमवर्क आएगा। तब तक के लिए आपका असाइनमेंट आया नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्म में होमवर्क आएगा। और अगर आपने पिछला लेक्चर्स देखा नहीं होगा तो इसको जरूर पहले देख लीजिए। ठीक है, और जैसे बताया गया था कि जो चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।